नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता, जो आप सभी चाहने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल करती है। अगर कहानियां सुनने की ख्वाहिश रखते हैं आप, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आभा श्रीवास्तव जी की कहानियों का संकलन दिसंबर संजोग। इसी श्रृंखला में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूं, उसका नाम है उसके हिस्से का सुख। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुक ऑडियो। दादा का पत्र पढ़कर मैं सन्न सी खड़ी रह गई। इस उम्र में ये क्या किया भाभी ने? जिस समय दादा और अम्मा को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे उन्हें इतनी बड़ी चोट दे गई। क्या शोभना भाभी बाबूजी के मरने का इंतजार कर रही थी या फिर रति की नौकरी लगने का? सबसे अधिक भय तो ससुराल में नाक कटाई का था। सारा आगा पीछे सोचते मैं पसीने से नहा गई। घड़ी के स्वर ने 5 बजने की सूचना दी। इनके आने का समय हो चुका था और मैं घंटे भर से चिट्ठी की दुनिया में ही गोते खा रही थी। रसोई में आकर जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी करते समय भी हाथ कांप ही रहे थे। दरवाजे पर घंटे का स्वर सुनते ही मैं चौंक उठी। पीड़ा दबाते हुए दरवाजा खोला तो चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ पतिदेव खड़े थे। ब्रीफकेस और सब्जी का थैला देते हुए इन्होंने मेरा मूड भांप लिया था। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? इनका स्नेह भरा स्वर सुनकर मैं शायद बिलख ही पड़ती, लेकिन स्वयं को जब्त किए रही। कुछ नहीं, हाथ जल गया था। अरे बर्फ लगाई, बरनोल लगाया? ये फौरन फर्स्ट एड में जुट गए, जबकि हाथ के घाव से ज्यादा मन के घाव दुख रहे थे। बरनोल की ठंडक और इनके हाथों का स्पर्श पाकर मैं फपक पड़ी तो ये अनायास ही घबरा उठे। अरे अरे क्या हुआ सविता, क्या हुआ? मैंने आंसू पोंछकर चुपचाप पत्र इनके आगे रख दिया। पत्र पढ़कर इनके चेहरे पर संतोष और कुछ कुछ छुटकारे जैसा भाव आया। इसमें इतना दुखी होने की कौन सी बात है सविता? शोभना भाभी ने जो किया बिल्कुल सही किया। सही समय पर वे उस नरक को छोड़ गई, वरना दादा और अम्मा उन्हें भी छोटी चाची की तरह पागल ही करार देते। लेकिन अभी अभी ही तो रति की नौकरी लगी है। बाबूजी को गुजरे अभी कितने दिन बीते हैं। अम्मा और दादा तो इस सदमे से उबर भी नहीं पाए हैं। ऐसे में शोभना भाभी का घर छोड़कर रति के साथ रहने चले जाना और कभी पलटकर न आने की कसम खा लेना झटके जैसा नहीं है? नहीं, भाभी ने जो किया बिल्कुल सही किया। वे छोटी मोटी नौकरी करती थी, इसलिए अपना आत्मबल बचाए रही। सविता, तुम मायके के मोह में बंधी थी, इसीलिए भाभी के दर्द को नहीं देख सकी। रति ने तिल तिल कर माँ को मरते हुए घुटते हुए देखा, इसीलिए नौकरी लगने पर पहली तनख्वाह माँ के हाथ में रखने की बजाय वो माँ को ही नरक से निकाल ले गई। तुम क्या सोचती हो कि ये फैसला शोभना भाभी के अकेले का है? रति अब अपने पैरों पर खड़ी है। इस फैसले में उसकी अहम भागीदारी है। सच कहूं तो मुझे भी गर्व है शोभना भाभी और रति पर, जिन्होंने अत्याचार का विरोध तो किया। मायके का पर्दा उठता देखकर मैं खिसिया गई थी। पर अम्मा और दादा का सोचा है? इस उम्र में दादा क्या अम्मा को अकेले संभाल पाएंगे? ये तो अम्मा और दादा को तब सोचना चाहिए था जब शोभना भाभी बरसों पहले ब्याह कराई थी। कहते हुए उठ खड़े हुए। ये मेरे मायके जाकर कभी कुछ नहीं कहते थे, तो मैं समझती थी कि मायके की कलाई ढकी हुई है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना कुछ महसूस करते हैं। बाबूजी को कैंसर था। शोभना भाभी ने जी जान से उनकी सेवा की। अम्मा तो जब तब घुटनों के दर्द का रोना रोती रहती थी। अंतिम समय में तो अम्मा ने बाबूजी के कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन वही अम्मा अब कमर की हड्डी टूटने के कारण बिस्तर पर पड़ी है और दादा ही उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। मुझे उस क्षण भाभी पर बेहद क्रोध आया। कैसी औरत है भाभी? इस उम्र में जब पति को पत्नी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वे बेटी के साथ रहने चली गई। मन न जाने क्यों विरक्त सा हो गया। अम्मा ने तो शुरू से ही शासन किया था। ब्याह कर आई तो दादी बीमार थी, जैसा अम्मा बताती थी। कुल 6 माह ही जीवित रही थी दादी उनके ब्याह के बाद, और दादी के मरने के बाद तो पूरी गृहस्थी की बागडोर अम्मा के हाथ में थी। वैसे तो बाद में चाचा का परिवार भी बसा,
किंतु चाची थी बेहद शांत, गौ स्वभाव की। अम्मा ने अपने तिकड़मी दिमाग से ऐसा ताना बाना बुना कि चाचा और बाबूजी दोनों उनकी मुट्ठी में थे। चाची के 3 बेटे थे। अम्मा और चाची की रसोई बहुत सालों तक एक में ही बनती रही। एक दिन पता नहीं कैसे सीधी सादी चाची में विद्रोह जाग पड़ा और उन्होंने अम्मा के रसोई से अपना चूल्हा अलग कर लिया। बस यहीं से शुरू हुई उनकी यातना की यात्रा। चाचा तो आरंभ से ही अम्मा को सही मानते थे, पत्नी को मात्र उन्होंने भोग्या ही माना। अलग होने के बाद भी वे चाची को ही दोषी ठहराते रहे। कभी भी अपनी तनख्वाह चाची के हाथ में नहीं रखी। अम्मा के लिए गृहस्थी जुटाना, राशन लाना, साड़ियां लाना सब चाचा ही करते और चाची चुपचाप घुट घुट कर अपनी उपेक्षा सहती रहती। कभी अम्मा या चाचा की मेहरबानी होती तो थोड़ा बहुत राशन चाची की रसोई में सप्लाई हो जाता, जिसे चाची कंजूस के धन की तरह इस्तेमाल करती रहती। मैं 13-14 बरस की थी जब कुछ कुछ समझने लगी थी। चाची का चूल्हा अक्सर ठंडा रहता। चाचा और बच्चों का खाना पीना हमारी रसोई में ही होता। स्वाभिमानी चाची भूखी रह जाती, किंतु अम्मा के दबंग शासन में दोबारा लौटना उन्हें गवारा न था। एक दिन अम्मा की रसोई से खाना चुरा कर ले गई थी मैं चाची के लिए, लेकिन ये सिलसिला अधिक दिन तक नहीं चल सका। अम्मा ने 17 बरस की उम्र में ही मुझे ब्याह दिया। नई गृहस्थी और ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच चाची का ध्यान ही नहीं आया और एक दिन खबर मिली कि चाची पागल हो गई है। तब मेरा बड़ा बेटा होने वाला था। चाची को देखने नहीं जा पाई। पूरे 1 वर्ष बाद मायके पहुंच पाई थी। पागल चाची को अम्मा दामाद से कैसे मिलवाती। मैं ही पिछवाड़े की कोठरी में चाची से मिलने गई। कोठरी क्या थी, 4 बांस खड़े करके एक तिरपाल तान दिया था। उसी के नीचे फटे कपड़ों में सिकुड़ी सिमटी चाची बैठी थी, जर्जर, कमजोर, असहाय। इतनी ठंड में भी फटा ब्लाउज और पेटीकोट पहने। उफ, कैसी बदबू फैली थी उनके चारों तरफ। एक और तसला पड़ा था, उसी में चाची को जानवरों की तरह खाना दिया जाता था। चाची की शून्य आंखों में पहचान का कोई चिन्ह नहीं था। अम्मा से पहली बार नफरत हुई थी मुझे। उल्टे पैरों लौटकर अम्मा को किनारे ले जाकर खूब आड़े हाथों लिया था मैंने। तब बड़े व्यंग्य से मुस्कुराई थी अम्मा। इतना ही दर्द है ना सभी, तो ले जाओ चाची को अपने साथ। रोका किसने है? देखूं तो कितना करती है और कब तक रखती है। मैं अम्मा को तो सुना गई थी, किंतु क्या चाची की साफ सफाई करने या अपने साथ ले जाने की हिम्मत कर सकती थी? अम्मा से रिश्ता तोड़ देने का मन हुआ। नहीं, इतनी निर्दयी औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। किंतु ससुराल में ओट रखने के लिए मायके का आंचल जरूरी होता है। मायके में माँ, बाबूजी, दादा, चचेरे भाई सभी तो थे। एक तरफ भरा पूरा मायका, दूसरी तरफ पागल चाची। मैंने लोक लाज के लिए मायका ही चुना। पूरे रास्ते मेरे आंसू ही बहते रहे। मायके के लिए नहीं, चाची के लिए। ये समझ रहे थे कि मायके की याद मुझे रुला रही है। फिर एक दिन चाचा नहीं रहे। मैंने सोचा कि अच्छा होता यदि चाची मर जाती, मुक्ति तो मिलती उन्हें। चाचा की 13वीं पर पंडितों और बिरादरी को धूमधाम से जिमाया गया, किंतु चाची भूखी ही रह गई। चाची के बेटे भी स्वार्थी निकले। मात्र चाचा की पेंशन के लिए जैसे चाची जीवित थी। पहली तारीख को चाची का अंगूठा लगवाकर चाचा की पेंशन ले ली जाती और उस पेंशन की एक दमड़ी भी चाची पर खर्च नहीं होती। चाची जीवित थी, एक राह चलते कुत्ते की तरह। नई बहुएं उन पर हंसती थी, नहीं हंसी तो बस शोभना भाभी। शोभना भाभी मेरी शादी के 5 बरस बाद ब्याह कराई थी। मेरी ही हम उम्र थी। शायद आते ही वे जान गई थी कि अम्मा के दबंग व्यक्तित्व के आगे उनका चलना तो क्या, सिर उठाकर खड़ा होना भी कठिन है। वे साधारण पढ़ी लिखी थी। मैं जब भी मायके जाती भाभी को बाहर से आया हुआ पाती या बाहर जाते हुए। रसोई तो हमेशा की तरह अम्मा ही संभालती। पता नहीं कौन सी मजबूरी थी कि भाभी को छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती थी। अम्मा के शब्दों में कहूँ तो शोभना भाभी को मैम साहब बनने का शौक जर्राया था। अपनी सुखी गृहस्थी के रसरंग में और छोटी मोटी समस्याओं में डूबी मैं जब भी मायके जाती तो अम्मा से ही बतियाती। शोभना भाभी चुप ही रहती। अपने और दादा के ब्याह के इतने बरस बाद भी
मेरी शोभना भाभी से एक निश्चित दूरी ही बनी रही। हाँ, रति के होने के बाद घर की रौनक अवश्य बढ़ गई। शोभना भाभी से मेरा कोई जुड़ाव नहीं हो पाया, लेकिन उनके आने से चाची की स्थिति में अवश्य सुधार हो गया था। अब चाची साफ सुथरी व शांत नजर आती। टिकुली, सिंदूर, चूड़ियां तो अब एक सपना था उनके लिए, लेकिन अब वे साफ सुथरी धोती पहने रहती। उनका कोना भी भाभी स्वयं साफ करती। मुझे आश्चर्य होता कि अम्मा की रसोई में बेहद कम जाने वाली भाभी चाची का इतना ध्यान कैसे रख लेती हैं। शायद इसे ही इंसानियत कहते हैं। इस एक गुण के लिए मैं शोभना भाभी के 100 दोष माफ कर सकती थी। अम्मा अवश्य भुनभुन करती रहती थी, जो स्वाभाविक था। किसी भी सास को अपनी बहू के गुण जरा कम ही दिखते हैं। दादा मुझसे बेहद स्नेह करते थे, लेकिन उनके उज्जड़ स्वभाव से भी मैं अच्छी तरह परिचित थी। फिर एक दिन चाची को भी मुक्ति मिली और वे परलोक सिधारी। अम्मा के घुटनों का दर्द बढ़ता गया। बाबूजी को गले का कैंसर हो गया। चाची और हमारे घर बंट गए। कई बरस बीत गए। धीरे धीरे मेरा मायके जाना भी लंबे अंतराल पर होने लगा। कुछ बच्चों की पढ़ाई के कारण, कुछ गृहस्थी की व्यवस्थाओं के कारण और कुछ दूरी के कारण मैं काफी दिनों तक अम्मा के पास नहीं जा सकी। बाबूजी के कैंसर की खबर सुनकर मैं बेहद घबरा गई थी। उनकी अच्छी खासी पेंशन और बचत ही तो मेरे मायके की आर्थिक संबल थी। बाकी दादा तो जितना कमाते उतना फूंक डालते थे। रति इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसका खर्चा भी बाबूजी के जिम्मे था, लेकिन बाबूजी शायद रति की पढ़ाई पूरी होने तक जीवित थे। उधर रति की नौकरी लगी और इधर बाबूजी अस्पताल में भर्ती हो गए। वे मात्र 2 दिन ही भर्ती रहे नर्सिंग होम में। इससे पहले कि मैं उन तक पहुंचती, वे दुनिया छोड़ गए। रति के दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में बेहद अच्छी नौकरी लग गई थी। बाबूजी की मृत्यु के हफ्ते भर बाद ही ज्वाइन कर लिया था उसने। अपने मायके के इस रीते कोने की मैं सदा आड़ करती आई थी। सोचती थी पतिदेव को कुछ भी पता नहीं चलता होगा। मायके की सारी बातें पति से कहीं भी तो नहीं जाती। लेकिन ये भ्रम भी आज टूट गया जब इनके मुंह से अपने मायके की इतनी स्पष्ट स्थिति का वर्णन सुन लिया। फिर भी मैं नतमस्तक थी कि इतनी लंबी वैवाहिक यात्रा में इन्होंने कभी भी मुझे मेरे मायके को लेकर ताना नहीं दिया, न ही घर वालों से इस संबंध में कोई चर्चा की। उस रात मुझे बेहद उदास देखकर इन्होंने ही प्रस्ताव रखा, सवी, क्या अम्मा के पास जाने का मन है? लेकिन चाहते हुए भी मैंने इनकार कर दिया। मैं शोभना भाभी के पास जाना चाहती हूँ। जब मैंने भरे गले से ये कहा तो ये मेरा मुंह देखते रह गए। मैंने कभी इनसे नहीं कहा था कि अम्मा से तो मेरा जुड़ाव उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं चाची की दुर्गति समझने लायक हुई थी। लेकिन एक दुनियादारी भी थी जिसे नहीं निभाती तो किस किस का मुंह बंद करती। अब न सास रही न ससुराल। बच्चों की शादियां निबट चुकी, अब किसके लिए वोट करनी है? इन्होंने बिना कुछ पूछे मेरा दिल्ली का रिजर्वेशन करा दिया। साथ चलने के लिए मैंने ही मना कर दिया। स्टेशन पर रति और भाभी बेहद प्यार से गले लगी। हालांकि उनके लिए मेरा आना बिल्कुल अनपेक्षित था। घर पहुंचते ही भाभी मेरी आव बगत में बिछ सी गई, लेकिन मेरा मन उचटा ही रहा। उनकी खुशी, उनका उत्साह सब एक छलावा, एक नाटक लग रहा था। आपने सोचा तो न होगा भाभी कि आपकी नई गृहस्थी में मैं इस तरह आ धमकूंगी। मैं तनिक भाव से बोल पड़ी। नहीं सविता दीदी, अपने मायके के लिए सोचना या पूछना नहीं पड़ता। आपके आने से मुझे कितनी खुशी हुई आप सोच भी नहीं सकती। कम से कम आपने तो मुझे अपना समझा। मैं तो तभी पराई हो गई थी भाभी, जब अम्मा ने बरसों पहले मुझे ब्याह दिया था। मायके की बातों में दखल देने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले आपने क्या एक बार भी सोचा कि इस उम्र और इस हाल में दादा और अम्मा अकेले कैसे रहेंगे? ऊपर से बाबूजी के न रहने का पहाड़ सा दुख अभी तो ताजा ही है। मैं अभी तक भाभी से रुष्ट ही थी। 24 बरस सोचते ही तो काटे हैं दीदी। आपके उस घर में काम ही क्या था मुझे, और सिवाय सोचने के। इसी सोच के सहारे जीवित रह पाई हूं अब तक। दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया दीदी, अब बस अपने बारे में ही सोचना चाहती हूँ। मैंने चौंक कर देखा।
शोभना भाभी के चेहरे पर दुख की परछाइयां थी। आप कह रही थी ना कि दादा और अम्मा इस उम्र में मेरे बिना कैसे रहेंगे। तो सविता दीदी, आपके दादा को न तब मेरी जरूरत थी जब मैं ब्याह कराई थी, और न आज है। रही बात अम्मा की, तो अपने साम्राज्य में किसी का दखल पसंद नहीं है उन्हें। इतने वर्ष उस घर में स्वाहा कर देने के बाद भी आज न पति मेरा है, न घर, न गृहस्थी। ऐसा क्यों कह रही है भाभी? ऐसा होता तो क्या दादा मुझसे कहते कि शोभना चली गई है? अब अम्मा के जैसे गृहस्थी न मैं कभी कर पाई न कर पाऊंगी, और सच कहूं तो करना भी नहीं चाहती। मैं आपकी अम्मा जैसी सुघड़ नहीं थी, लेकिन इतनी फूहड़ भी नहीं थी कि मुझसे 4 लोगों की रसोई भी न बन सके। लेकिन काम करते समय अम्मा की घूरती निगाहों से डर कर कभी सब्जी जल जाती, तो कभी आटा गीला हो जाता, कभी तेल छलक जाता, तो कभी चीनी बिखर जाती। बस दीदी, अम्मा को तो बहाना चाहिए था मुझे फूहड़ साबित करने का। कोई लड़की माँ के पेट से गृहस्थी सीख कर नहीं आती है। अम्मा को घर गृहस्थी चलाने का बरसों का अनुभव था। मेरी तो शुरुआत थी, करते करते ही सीखती न। बाबूजी और आपके दादा के सामने रोज नया नाटक रचती अम्मा कि आज बहू ने दाल जला दी, आज सब्जी में नमक अधिक कर दिया। ये सिलसिला आज तक चल रहा है दीदी, कभी खत्म नहीं हुआ। अपना दुख किसे कहती? बाबूजी मिट्टी के मादो थे और आपके दादा पूरे श्रवण कुमार। मैं अम्मा की असलियत खूब जानती थी, लेकिन भाभी के मुंह से ये सब सुनना मुझे कहीं न कहीं कचोट रहा था। भाभी मानो आज अपना सारा दर्द उंडेल देना चाहती थी। रति के जन्म के बाद आपके दादा ने कमरा तक अलग कर लिया था दीदी कि मैंने बेटा क्यों नहीं पैदा किया। पहली जचकी में मुझे क्या अनुभव था? कुछ भी नहीं। अम्मा पास भी नहीं फटकी। क्या नवजात बच्चे के साथ बहू अकेले सोती है? मायके क्या जाती? वहां मेरे मध्यम वर्गीय वकील पिता के घर मेरी 2 बहनें पहले से अनब्याही बैठी थी। जाकर उन पर बोझ क्या बढ़ाती? लेकिन यहाँ रहना मेरे लिए भारी पड़ गया। रति पेट में थी तब भी आपकी अम्मा ने भूखे पेट तक रखा है मुझे। विश्वास कर सकेंगी आप? बड़ी लंबी कहानी है दीदी। नन्ही रति को गोद तक नहीं लिया उसकी दादी ने। अनाड़ी हाथों से मैं ही जैसे तैसे सब करती रही। मेरी अधिक देखभाल तो क्या होती, बस 2 वक्त का खाना मिल जाता था, यही बहुत था। 2 रोटी से तीसरी रोटी अगर ले लेती तो अम्मा टोक देती, भूख ज्यादा लगी है क्या? कोर गले में ही अटक जाता। लड़कियां मायके में पेट रखकर नहीं आती है दीदी। भाभी, कभी मुझसे कहा होता, मैं ही कुछ कहती अम्मा से, उन्हें समझाती। क्या दादा और बाबूजी भी अम्मा की अति नहीं देख सके? दीदी, ननद भाभी का रिश्ता तो वैसे भी सुखदाई नहीं रहता, फिर आपसे क्या कहती। रही बात बाबूजी की और आपके दादा की, तो उनका रिमोट कंट्रोल तो अम्मा के हाथ में था। आपके दादा को जब पीने की तलब लगती तो मेरे लाख विरोध करने के बावजूद अम्मा चट उनके हाथ में पैसा धर देती। यही कमजोर नस थी आपके दादा की, जिसके रहते वे अम्मा के गुलाम बने रहते। आपके दादा और अम्मा ने मेरे रूप पर मुग्ध होकर शादी तो कर ली थी, लेकिन समय समय पर दहेज की चौथ भेजना मेरे पापा के बस में न था। ताने सुना सुना कर अम्मा ने कलेजा छलनी कर दिया मेरा। मैं यहाँ वहां भटकते हुए छोटी मोटी नौकरी करती रही, ताकि अपनी और रति की जरूरी आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। ज्यादा पढ़ी लिखी या ट्रेंड तो थी नहीं। आपके दादा की कमाई का 1 पैसा भी आज तक मेरे हाथ में नहीं आया। उसकी असली हकदार तो आपकी अम्मा ही रही। भाभी का गला भराया था। बहुत सी बातें हैं दीदी, कहने में भी शर्म आती है। घर में दूध आता, मेवा आता, फल आते, लेकिन उन्हें छूने का हक मुझे न था, हिम्मत भी नहीं थी। इतने बरसों में शायद ही किसी दिन भरपेट खाना खाया हो मैंने। अम्मा पता नहीं किस चिढ़ के मारे मुझसे बात करना बंद करती तो महीनों न बोलती। फिर किसकी मजाल जो मुझसे बोलकर बात कर ले। मैं हमेशा सहमी सी ही रहती कि पता नहीं किस बात पर अम्मा नाराज है। उनका ये रवैया आज तक मुझे आतंकित किए रहता है। आपके दादा को नशे से ही फुर्सत न थी। पता नहीं आप जानती हैं या नहीं, अब तो ये लत ड्रग्स के इंजेक्शन लेने तक पहुंच चुकी है।
उनकी नशे की आदत सुधर सकती थी अगर अम्मा इतना बढ़ावा न देती, लेकिन वे ऐसा क्यों करती? अगर बेटा सुधर जाता तो शायद उसकी अपनी गृहस्थी बस जाती, लेकिन तब अम्मा के शासन की बागडोर उनके हाथ से छूट जाती। भला जीते जी अम्मा ऐसा कैसे होने देती? छोटी चाची की गत देखी थी ना आपने। उन्हें अक्सर अकेले में बड़बड़ाते सुनती थी। उन्हें इस स्थिति में पहुंचाने की सीधी जिम्मेदार भी अम्मा ही है। अपनी तारीफ करना तो कोई उनसे सीखे। सामने वाले को फूहड़ कैसे साबित किया जाता है, ये गुर वे खूब जानती है। छोटी चाची अम्मा का शासन झेल नहीं पाई। सबसे बड़ी बात थी कि अम्मा ने उनके बेटे ही हथिया लिए थे। काम करती छोटी चाची और वाहवाही लूटती अम्मा। इच्छाओं को मारते मारते छोटी चाची पागल हो गई। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे दीदी कि मैं उस नर्क से सही सलामत बाहर निकल आई। आवेश और दुख के आधिक्य से भाभी का चेहरा तमतमा गया था। रति के होने पर कितने लांछन सुने हैं मैंने कि बेटी जनी है, लेकिन मेरी बेटी रति 100 बेटों से भली है। आज उसी के सहारे इतना बड़ा निर्णय ले पाई हूँ। चाची के तो तीनों बेटे ही पराये निकले। कितना गुब्बार था भाभी के मन में, जो आंखों के रास्ते निरंतर बह रहा था। लेकिन भाभी कुछ तो सोचो, ये छोटी छोटी लड़ाइयां तो हर घर में होती ही रहती हैं। अम्मा के कूल्हे की हड्डी टूट गई है, बिस्तर पर पड़ी है। दादा अकेले क्या क्या करेंगे? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इस समय जाकर कुछ दिनों के लिए उन्हें संभाल ले? शायद अम्मा का अहंकार कुछ पिघल जाए, शायद दादा भी आपकी कद्र समझ सके। प्लीज भाभी, इंसानियत के नाते ही सही। बस सविता दीदी, मैं भगवान नहीं हूँ, उस घर में तिल तिल कर मरी हूँ। आपके दादा को तो एक बार माफ कर सकती हूँ, लेकिन अम्मा को नहीं। बहुत झेला है मैंने और मेरे घाव कभी भर नहीं पाए। पहले डरती थी अम्मा से, फिर नफरत करने लगी, लेकिन अब तो कोई भाव ही नहीं उपजते। फिर किस भावना से जाकर सेवा करूं? हाँ, रति को नहीं रोकूंगी। उसे अपने पापा या दादी के लिए जो कुछ भी करना है कर सकती है। एक बात अवश्य कहूंगी सविता दीदी कि चाची और मुझे जितना सताया है अम्मा ने, उसका कुछ अंश तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। इंसान को अपने किए का फल किसी न किसी रूप में मिलता ही है। चाची की आहें व्यर्थ नहीं जाएंगी, चाहे हम और आप कितनी ही कोशिश कर लें। मानो नफरत का एक सैलाब था शोभना भाभी के मन में। सच, चाची की व्यथा तो कभी महसूस ही नहीं कर पाई। जब तक महसूस करने की उम्र हुई, ब्याह दी गई। लेकिन शोभना भाभी ने कितना झेला है, ये भी मुझे आज इतने समय बाद पता चला। अगर इतना सब मैंने झेला होता तो शायद टूट गई होती मैं, और शायद वही करती जो आज शोभना भाभी ने किया है, या शायद इतने दिन इंतजार भी नहीं करती। भाभी की कहानी सुनकर यही लगा कि वाकई औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर भाभी सांस लेने के लिए वो घर छोड़ आई है तो शायद वे सही है। सुनने में सभी बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जो भोगता है वही इसका दर्द जानता है। इतना कुछ सुनने के बाद मेरा मन जैसे थम सा गया था। घर से कितनी ही बातें सोच कर निकली थी, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद मैं निशब्द थी। अगले ही दिन वापसी का रिजर्वेशन था। आई थी तो कुछ तैश में, कुछ क्रोध में थी, लेकिन लौटते समय मन बेहद तरल था। सच, कितनी स्वार्थी थी मैं। हमेशा अम्मा की तरफ से ही सोचा। औरत होकर भी भाभी के मन को नहीं पढ़ पाई। आज जब समझ गई तो लग रहा है सारे कलेश दूर हो गए। सच, घर गृहस्थी, पति का कोई सुख नहीं जाना शोभना भाभी ने। उस छोटी सी उम्र में जब वे ब्याह कर आई होंगी तो उनके सारे सुनहरे सपने मेरी विजेता अम्मा के उग्र तेज की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए होंगे। बहुत दिन सहा, आज बेटी इस लायक हुई है कि माँ को उसके हिस्से का सुख दे सके, तो भाभी को पूरा हक है कि वे अपनी बची हुई जिंदगी सुख चैन से काटे। मैंने एक ननद के रिश्ते को भूलकर एक औरत के नाते, एक इंसान के नाते ईश्वर से प्रार्थना करी कि भाभी का शेष जीवन बिना किसी दुख के बीते। उनके हिस्से के सारे सुख उन्हें मिले।